नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का यूथ एजुकेशन पर। मैं हूं आपका साथी अर्जुन और आज की सेशन में हम ईओआरओ के पार्ट बी में मित्रों जो चैप्टर 2 है उसकी धारा 21 से 25 तक अध्ययन करेंगे। पिछली सारी धाराएं आपके जो 1 से लेकर के 20 तक है 5-5 के पैकेट में मैंने आपको अवेलेबल करवा दी है। वो सारी धाराएं आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी। आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाइए, सबसे ऊपर जो ईओआरओ पार्ट बी के नाम से प्लेलिस्ट बनी है वहाँ जाकर के इसको ओपन कीजिएगा, वहाँ आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी। इस क्लास में हम धारा 21 से 25 के बीच में डिस्कस करेंगे। आप सभी मित्रों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर क्लास रेगुलर लेके आओ। हम क्लास रेगुलर ही लेके आएंगे, आप लोग निश्चिंत रहें, आपका सिलेबस बहुत जल्दी पूरा करवा दिया जाएगा। साथ साथ में करंट अफेयर की क्लासेस भी आने वाली है। तो मित्रों शुरू करते हैं आज का ये सेशन जिसमें हम धारा 21 से 25 तक पढ़ेंगे। अब देखिए, पढ़ने के एक दो तरीके मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जैसे वीडियो है, तो जब भी आप वीडियो देखते हो तो वीडियो के पास में आपके साथ में बुक होनी चाहिए। मेरा ये मानना है, मेरा तरीका है, हो सकता है आपका अलग तरीका हो, लेकिन यदि आप पहले बुक से पढ़ें फिर वीडियो देखें फिर बुक से पढ़ें तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले बुक से पढ़ें फिर वीडियो देखें फिर बुक से पढ़ें, पूरा कॉन्सेप्ट जो भी है वो आपको समझ में आ जाएगा। मित्रों पोस्ट कम है, इसलिए मैं आपको कहूँगा कि गहनता से तैयारी करें, और गहनता से तैयारी करने के लिए आपको कई सारे साधनों की आवश्यकता होगी। आप वीडियो कोर्स से पढ़ सकते हैं, आप बुक से पढ़ सकते हैं, फिर से बुक से पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, और ये सब चीज़ें एक अच्छे कोर्स करने के लिए बहुत ज़रूरी है। मित्रों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और प्ले स्टोर पर या लिंक में दिए गए जो पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर जाकर के आप हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके लिए प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, और इस क्लास की पीडीएफ में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जो इस वीडियो के पिन कमेंट में दे रखा है वहाँ पर अवेलेबल करवा दूंगा। अभी तक आपने उसको ज्वाइन नहीं किया तो जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जनता जनार्दन की जय बोल करके करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। धारा 21, सदस्य होने के लिए अहरित व्यक्ति के पर्सन क्वालिफाइड फॉर बीइंग मेंबर्स। अब देखिए, सदस्य किसका? नगर पालिका बोर्ड का, नगर परिषद का और नगर निगम का, इनका सदस्य। एक होता है वोटर, उसको बोलते हैं निर्वाचक। तो ये निर्वाचक होने के लिए नहीं है, ये पार्षद बनने के लिए है, ये महापौर बनने के लिए है, ये सभापति बनने के लिए। उनके लिए कौन व्यक्ति अहरक होगा, उसकी योग्यता क्या होगी, और इसको याद इस तरीके से करना है कि अपन कहते हैं ना कि भाई ये आदमी तो 21 है, या इसका काम एकदम 21 है, 19-20 नहीं है, 21 है। 21 का मतलब एकदम टंच है, एकदम बढ़िया है, तो एकदम योग्य है। तो सदस्य बनने के लिए वही व्यक्ति योग्य होगा जो 21 होगा। तो धारा 21 में ये लिखा है कि सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी, तो इसको इस लिंक के साथ याद कर लीजिएगा। अब आइए इसमें शुरू करते हैं। मुझे पता है कि मैंने एज इट इज आपको जो एक्ट है उसकी भाषा यहाँ पे दे रहा हूँ, समझा, मैं अपनी भाषा में सरलता से रहा हूँ, लेकिन आपको जिन्होंने बुक नहीं पढ़ी है या एक्ट में क्या लिखा है या सारे प्रावधान आपको समझा सकूं, इसलिए मैंने एक्ट की भाषा पढ़ी है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भी मूल एक्ट को पढ़ें। आप चाहे तो किताब ले आएँ, लेकिन यदि सार वाली किताब आप पहले पढ़ रहे हैं तो ये आपके सिलेबस को पूरा नहीं करेगी। आपने एक बार तो कम से कम मूल एक्ट को पढ़ा है, फिर किसी जिस बुक में सार है या सरल भाषा में, तो उसको आप सेकंड टाइम रिवाइज कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम तो आपको बुक से ही पढ़ना चाहिए। अब देखिए, सदस्य होने के लिए अहरित व्यक्ति धारा 21 में दे रखा है। धारा 6 और 24 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अध्ययन रहते हुए नगर पालिका में किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति तब तक अहरित नहीं होगा जब तक कि, यहाँ पर यह बात लिखी है, इसको अपोजिट रूप में लिखा है, यानी कि अहरित नहीं होगा जब तक कि पहली कंडीशन SC, ST, OBC वर्गों के लिए कोई भी आरक्षित स्थान है। पहली कंडीशन क्या है? यानी कि कोई भी सीट SC के लिए रिजर्व रखी है, ST के लिए रिजर्व रखी है, या OBC वर्ग के लिए रिजर्व रखी है, कोई भी सीट इनके लिए आरक्षित यदि कोई सीट है, इस वर्ग के लिए कोई भी आरक्षित सीट है, तो ऐसा व्यक्ति इन जातियों तथा जनजातियों या यथास्थिति वर्गों में से किसी का सदस्य नहीं हो और नगर पालिका के किसी वार्ड के लिए निर्वाचक न हो। सरल भाषा में यह समझना है, इनके लिए यदि कोई आरक्षित सीट है तो उस सीट पर SC की सीट पर SC का व्यक्ति ही होगा, दूसरा होगा तो वह अहरित नहीं होगा। ST की सीट पर ST का व्यक्ति ही होगा, और OBC या BC की सीट पर OBC का व्यक्ति ही आरक्षित होगा, उसके लिए वो ही चुनाव लड़ सकता है। वर्गों में से ही किसी का सदस्य अगर नहीं हो, यानी कि ST पर ST का नहीं हो, SC पर SC का नहीं हो, OBC पर OBC का नहीं हो, तो वह व्यक्ति जो है योग्य नहीं होगा। इसमें आपको सरल भाषा में यह समझना है कि SC के लिए स्थान आरक्षित है तो SC का ही व्यक्ति खड़ा हो सकता है, ST के लिए है तो ST का ही हो सकता है, OBC के लिए है तो OBC का ही हो सकता है। साथ में ये होना जरूरी है, किसी भी वार्ड का वो निर्वाचक होना चाहिए, उसका नाम जो है निर्वाचक नामावली में होना चाहिए, निर्वाचक होना चाहिए। यहाँ दो बात उठती, क्या सर वो उस वार्ड का ही निवासी या निर्वाचक होना चाहिए? कोई जरूरी नहीं है, दूसरे वार्ड का भी हो सकता है। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है
नगर पालिका के किसी वार्ड के लिए निर्वाचक न हो। यदि वो निर्वाचक नहीं हो तो भी वो योग्य नहीं होगा, ये बात लिखी है। निर्वाचक वोटर तो वो हर कंडीशन में होना चाहिए। देखिए, जब तक धारा 6 में क्या है, नगर पालिका की संरचना है, और धारा 24 में सामान्य डिस्क्वालिफिकेशन है, यहाँ अहरक है या निर्योग्यता की बात की गई। कहां पर? धारा 24 के अंदर जो जनरल डिस्क्वालिफिकेशन है वो उसमें बात की गई है, धारा 24 में। तो ये कह रहा है कि इन दो धाराओं के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई भी व्यक्ति तब तक योग्य नहीं होगा यदि वो जिस कैटेगरी के लिए स्थान आरक्षित है उसी कैटेगरी का नहीं हो तो योग्य नहीं होगा। अब आप किसकी इस भाषा में समझ लो कि जिस इस सीट के लिए जो आरक्षित है वर्ग, उसी का वो व्यक्ति है होना चाहिए। दूसरा, किसी महिला के लिए आरक्षित स्थान के मामले में ऐसा व्यक्ति यदि महिला नहीं हो तो भी वो योग्य नहीं होगा। यानी कि दूसरी कंडीशन में लिखा है कि यदि कोई सीट महिला के लिए आरक्षित सीट है तो वहां पर चुनाव कौन लड़ सकता है? वहां पर महिला ही चुनाव लड़ सकती है। अब आप कहेंगे कि सर ये भाषा तो हमें पता ही है कि महिला के लिए स्थान आरक्षित का मतलब यही है कि उसके लिए महिला लड़ सके, लेकिन एक्ट में तो सारी बातें लिखनी पड़ती है ना, तभी तो पता चलेगा ना। और इसके साथ भी वोटर तो होना जरूरी है, किसी भी वार्ड का वो वोटर हो सकता है। तीसरी कंडीशन, SC, ST और OBC वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित किसी स्थान की दशा में, यानी कि SC की भी विमेन हो, ST की भी विमेन हो और बैकवर्ड क्लासेस की भी, इन तीनों कैटेगरी की यदि कोई विमेन के लिए आरक्षित सीट है, ऐसा व्यक्ति इन जातियों या जनजातियों या यथास्थिति पिछड़े वर्गों में से किसी का सदस्य न हो और नगर पालिका किसी वार्ड के लिए निर्वाचक न हो और महिला न हो, बस वो की वो बात। इनके लिए भी SC विमेन के लिए सीट रिजर्व है, तो SC विमेन के लिए SC विमेन की सीट ही दावेदारी कर सकती है। ST के लिए भी सेम, OBC के लिए भी सेम, और प्लस उसके लिए निर्वाचक तो होना ही चाहिए, वोटर तो उसको होना ही चाहिए, प्लस इसके लिए भी वोटर तो वोटर लिस्ट में तो उसका नाम किसी भी वार्ड में होना ही चाहिए। चौथा, किसी अन्य स्थान की दशा में वह व्यक्ति नगर पालिका के किसी वार्ड के लिए कोई निर्वाचक न हो। किसी अन्य स्थान की दशा में वह व्यक्ति नगर पालिका के किसी वार्ड के लिए कोई निर्वाचक न हो, चाहे स्थान आरक्षित है या नहीं, दोनों ही मामलों में इसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर ली हो। कम से कम आयु कितनी वर्ग है? 21 वर्ष। चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष की न्यूनतम आयु जरूरी है। 21 वर्ष की न्यूनतम आयु जरूरी है। ये किसके लिए? चुनाव लड़ने के लिए है, वोट देने के लिए 18 वर्ष ही है। उस परिसर में जिसमें वह निवास करता है उसमें कार्यशील स्वच्छ शौचालय नहीं रखता हो और उसके परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच के लिए जाता हो। यहाँ पर यह बात लिखी कि उसके घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय होना चाहिए। यदि वो नहीं रखता है तो वो योग्यता भी नहीं रखेगा। इसको बाद में जोड़ा गया। इस धारा के खंड 6, ये वाला खंड 6 के प्रयोजन के लिए स्वच्छ शौचालय से क्या मतलब होगा वो भी इस एक्ट में लिखा है कि स्वच्छ शौचालय जिसमें 3 तरफ से तो दीवार होगी, एक तरफ से कम दरवाजा होगा और छत से घिरी हुई कोई जल बंद जिसमें वाटर शील्ड और शौचालय प्रणाली व्यवस्था, ये सब सिस्टम होगा, वो ही स्वच्छ शौचालय में आएगा। मतलब ऊपर छत होगी, 3 तरफ से दीवार होगी, दरवाजा होगा और अंदर जो है उसका जो सिस्टम है पूरा वो लगा होगा, वो स्वच्छ शौचालय। और इसमें लिखा है परिवार। परिवार से क्या मतलब है कि देखिए, उस परिसर जिसमें वह निवास करता है, मैं कार्यशील स्वच्छ शौचालय नहीं रखता हूँ, या उसके परिवार, तो यहाँ परिवार की परिभाषा भी इसमें दे रखी है। स्वच्छ शौचालय की परिभाषा को भी स्पष्ट रूप से यहाँ दे रखा। परिवार के सदस्य में वो खुद व्यक्ति या उसका पति या उसकी पत्नी या उसके बच्चे और ऐसे व्यक्ति के साथ निवास कर रहे उसके माता पिता भी प्रेत है, वो ही परिवार में शामिल होंगे। इसके अलावा कोई सदस्य है तो वो परिवार में शामिल नहीं होगा। तो ये जो सारी योग्यता है ये रखेगा धारा 21 में, तो वो व्यक्ति सदस्य बनने की योग्यता रखता है। धारा 21 का कुछ स्थानों पर, कतिपय स्थानों पर निर्वाचन के लिए विशेष अर्हता, हालांकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जामिनर यदि डीप में सवाल पूछे तो आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है। सरकार चाहे तो कुछ स्थानों पर विशेष योग्यता भी निर्धारित कर सकती है। इस अधिनियम या उस समय प्रवर्त किसी भी अन्य विधि के, किसी उपबंध के, किसी प्रतिकूल के बात के होते हुए भी किसी नगर पालिका में ऐसे स्थानों पर जो राज्य सरकार द्वारा विहित रीति से अवधारित किए जाए, कोई व्यक्ति निर्वाचन के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह 21 वर्ष से 35 वर्ष की आयु वर्ग में न हो और ऐसे स्थानों पर निर्वाचन के लिए अन्यथा पात्र न हो। 2 बातें लिखी हैं। पहली, राज्य सरकार द्वारा कोई विशेष पात्रता रखता हो, कोई विशेष अर्हता निर्धारित हो, वो पूरी करें। और दूसरी बात, ऐसी निर्धारित अर्हता में आयु वर्ग है 21 से 35 वर्ष के बीच हो।
ऐसी दो कंडीशन में राज्य सरकार कुछ स्थानों पर जहां पर वो चाहे तो युवा वर्ग का विशेष प्रतिनिधित्व करे, वो भी एक्ट में प्रावधान है, वो 21 क में है। देखिए अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा है तो किस किस के लिए क्या क्या होना जरूरी है वो भी आगे दे रखा है। दोबारा पढ़ते हैं। इस अधिनियम या तत्समय प्रवर्त किसी भी अन्य विधि के किसी उपबंध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी किसी नगर पालिका में ऐसे स्थानों पर जो राज्य सरकार द्वारा विहित रीति से अवधारित किए जाए, कोई व्यक्ति निर्वाचन के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह 21 वर्ष से 35 वर्ष की आयु के वर्ग में न हो। यानी विशेष योग्यता में राज्य सरकार क्या करेगी, इस आयु वर्ग के लोगों को ही जो है उनके लिए ही सीट आरक्षित करेगी। अब उसमें क्या क्या प्रावधान है देखते हैं। किसी नगर पालिका में यदि कोई नगर पालिका है ए, वहां पर SC, ST और OBC या महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों प्रत्येक से 2 सीट अनधिक इस धारा के अधीन निर्धारित की जाएगी। मतलब SC के लिए है, ST के लिए है और OBC के लिए। किसी नगर पालिका में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों या विमेंस, इसमें एक और आरक्षण देता विमेन, महिलाओं का आरक्षित सीटों में प्रत्येक से 2 से अनधिक सीटें। मतलब SC यदि 21 से 35 वर्ष की आयु कर सकते हो तो किसी भी नगर पालिका में SC की अधिकतम 2 सीट ही हो सकती है, ST की अधिकतम 2 सीट ही हो सकती है, BC की अधिकतम 2 सीट ही हो सकती है, विमेन की 2 सीट ही हो सकती है। प्रत्येक कैटेगरी में लिखा ना, प्रत्येक से 2 सीटों से अनधिक, अनधिक मतलब नॉट मोर देन 2, 2 से अधिक नहीं। तो अधिकतम कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। ये बात कह रहा। दूसरी कंडीशन, ये पहली होगी पूरी, जहां SC, ST, OBC या महिलाओं के में से किसी के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या 3 से कम हो। मान लो ये ए नगर पालिका है, वहां पर SC के लिए, ST के लिए, BC के लिए और विमेंस के लिए, वहां पर SC, ST, OBC और महिला, इनमें से किसी के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या 3 से कम हो। यानी यहाँ 3 से कम है, यहाँ भी 3 से कम है, यहाँ भी 3 से कम है, यहाँ भी 3 से कम है। वहां ऐसी जातियों, जनजातियों, वर्गों या यथास्थिति महिलाओं में से केवल 1 सीट इस धारा के अधीन अवधारित की जाएगी। इसको ऐसा समझो, कोई नगर पालिका ए है और वहां पर विशेष प्रावधान किया है कि 21 से 35 वर्ष के युवाओं को भी हम स्थान देंगे। तो वहां पर SC के लिए 3 से कम रिजर्व सीटें हैं, तो वहां पर 1 सीट ही यहाँ पर होगी इनके लिए, जो 21 से 35 वर्ष तक का प्रतिनिधित्व करेगी। जहां अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों या महिलाओं में से किसी के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या 3 से कम हो, इससे कम हो, 3 से कम हो, तो वहां पर 21 से 35 वर्षों के लिए जो है कम से कम केवल 1 सीट इस धारा के अधीन, महिलाओं में से केवल 1 सीट, 1 से अधिक नहीं होगी, नॉट मोर देन 1, 1 से अधिक नहीं होगी, जो इसमें होगी विशेष प्रावधान में। जहां नगर पालिका में अनारक्षित सीटों की संख्या ओपन, और जो है ना ओपन जिसे हम जनरल बोलते हैं ना, अनरिजर्व की, 5 या 5 से कम हो, 5 हो या 5 से कम हो, तो वहां ऐसी सीटों में से केवल 1 स्थान इस धारा के अधीन निर्धारित की जाएगी। तो वहां पर भी 1 सीट जो है वो 21 से 35 वर्ष के लिए वर्गों के लिए रखी जाएगी। जहां नगर पालिका में अनारक्षित सीटों की संख्या 5 से अधिक हो, इस कंडीशन में कह रहा है कि ओपन कैटेगरी की जो सीटें है वो 5 से अधिक हो। 5 से कम वाला में हमने क्या देखा, 1 देखा। अगली कंडीशन कह रहा है 5 से अधिक हो, वहां ऐसी सीटों के प्रत्येक ब्लॉक में से 1 सीट इस धारा के अधीन निर्धारित की जाएगी। हर एक ब्लॉक में से, किस में से, हर एक ब्लॉक में से 1 सीट निर्धारित की जाएगी। और अधिकतम सीटों की संख्या है वो 5 सीट से कम भी कोई भी विनाश उपेक्षित नहीं की जाएगी। अधिकतम मैक्सिमम भी 5 सीट ही हो सकती है इस तरह की, जो 21 से 25 वर्ष का हो। तो ये 21 क था जिसमें विशेष उपबंध की बात की गई थी, और सरकार चाहे तो कोई विशेष स्पेशल प्रोविजंस वहां दे सकती है या 21 से 35 वर्ष के युवाओं को वहां पर दे सकती है। अगला है 1 से अधिक वार्डों के लिए निर्वाचन लड़ने पर निर्बंधन। यहां देखो, इसको याद ऐसे रखना है कि 2-2 है ना, 22 मतलब 2-2, तो 2-2 जगह से एक साथ चुनाव नहीं लड़ना है। इसको इस तरह से याद कर लो। 21 मतलब 21 होना है ना, योग्यता, विशेष योग्यता रखना जो है ना। अहरित व्यक्ति कौन होगा, सदस्य बनने के लिए अहरित व्यक्ति जो 21 होगा वही होगा। तो 21 में, 22 में मतलब 2-2, यानी 2-2, एक व्यक्ति 2 वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता। 1 से अधिक वार्ड के लिए निर्वाचन लड़ने पर निर्बंधन, रेस्ट्रिक्शन ऑन कंटेस्टिंग इलेक्शन फॉर मोर देन 1 वार्ड। धारा 21 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति ऐसे मामलों में जहां किसी स्थान के लिए निर्वाचन लड़ा जाए 1 से अधिक वार्ड के लिए निर्वाचन लड़ने का हकदार नहीं होगा। और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसने नगर पालिका के स्थानों के लिए 1 से अधिक वार्डों के लिए अपना नामांकन दाखिल किया हो। पहली बात तो है कि आप 1 वार्ड से ही लड़ सकते हो। दूसरी बात, यदि उसने 1 से अधिक आवेदन किया हो, नामांकन किया हो,
एक से अधिक वार्डों के लिए नामांकन किया हो, एक से अधिक वार्डों के लिए अपना नामांकन दाखिल किया हो, लिखित नोटिस द्वारा जिसमें ऐसी विशिष्ट या अंतर्विष्ट होगी जो विहित की जाए, एक स्थान को छोड़कर सभी स्थानों से अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेगा। मान लो इसने 3 जगह उम्मीदवारी की है तो वो 2 जगह से अपनी उम्मीदवारी वापस लेगा। और ऐसा नोटिस उम्मीदवारी वापस लेने के लिए नियत अंतिम तारीख को अपराह्न 3 बजे से पूर्व देना होगा। यानी कि जिस दिन विड्रॉ करने की जो लास्ट डेट है उस दिन 3 बजे 3 PM से पहले पहले विड्रॉ करना होगा। अदरवाइज क्या होगा? अन्यथा परंतु कोई व्यक्ति ऊपर विनिर्दिष्ट रीति से एक स्थान को छोड़कर अन्य सभी स्थानों से अपनी उम्मीदवारी वापस लेने में विफल रहता है, यानी कि वो 3 स्थानों के लिए आवेदन करता है और 2 में से एक को छोड़कर कोई 2 जगह से वो वापस लेने में विफल रहता है, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने सभी स्थानों से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। यानी यदि व्यक्ति एक जगह से आवेदन करता है तब तो ठीक है, लेकिन एक से अधिक जगह तक आवेदन करता है तो फॉर्म विड्रॉ करने की लास्ट तारीख को शाम 3 बजे तक उसे एक स्थान को छोड़कर से सभी फॉर्म वापस लेने होंगे। और यदि वो वापस लेने में विफल रहता है तो ये समझा जाएगा कि उसने सब स्थानों से अपने फॉर्म में जो वापस ले लिए। यानो ध्वनि विस्तारकों आदि के उपयोग पर निबंधन यानी रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ व्हीकल लाउड स्पीकर्स, इस पे क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग नगर पालिका के निर्वाचन के लिए अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, ये ध्यान रखना, कब से प्रारंभ होगी? जो चुनाव की अधिसूचना है उस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, उस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से यहां से शुरू होकर के प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को जिसमें निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होती है, यहां से लेकर कर निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक, निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक, इस कंडीशन पर दोबारा पढ़ते हैं कि ध्वनि विस्तारकों और यानों आदि के उपयोग पर निर्बंधन रेस्ट्रिक्शन है। राज्य निर्वाचन आयोग नगरपालिका के निर्वाचन के लिए अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को जिसको निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होती है समाप्त होने वाली निर्वाचन की कालावधि के दौरान किसी भी उम्मीदवार, कोई भी उम्मीदवार हो सकता है, कैंडिडेट हो सकता है, या उसका सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता या उस उम्मीदवार का एजेंट हो सकता है, जो उस उम्मीदवार ने घोषित किया वो एजेंट हो सकता है, इनके द्वारा कोई भी यान या ध्वनि विस्तारकों के उपयोग या कटआउट, होर्डिंग, पोस्टर और बैनर इनके प्रदर्शन पर युक्तियुक्त प्रबंध अधिरोपित कर सकेगा। युक्तियुक्त मतलब शर्तों के अधीन रहते हुए, जो कंडीशन है, जो टर्म्स है, जो नियम है, उनके अधीन रहते हुए निर्बंधन कर सकेगा। यदि कोई उम्मीदवार या उसका सम्यक रूप से प्राधिकृत निर्वाचन अभिकर्ता एजेंट उपधारा 1 के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिरोपित निबंधों में से किसी का भी उल्लंघन करता है तो 2 सदी पर ऐसे जुर्माने से जो 5,000 रुपए तक का हो सकेगा दंडनीय है। जुर्माना कितना है? 5,000 रुपए है। पहले ये 2,000 था, फिर इसे बढ़ा करके कितना कर दिया? 5,000 कर दिया, रुपए 5,000। और ये 2020 में ये अमेंडमेंट किया था, पहले 2,000 ही था, अब इसको बढ़ा करके 5,000 कर दिया। यानी कि जो उपधारा 1 है वो ये कह रही है 23 की कि राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन की जो अधिसूचना प्रकाशित होती है उससे लेकर के निर्वाचन समाप्त होने की दिनांक तक किसी भी उम्मीदवार के और उसके द्वारा जो एजेंट है उसके द्वारा ध्वनि विस्तार यंत्र या यानों पर किसी भी तरह का कटआउट पर, होर्डिंग पर, पोस्टर पर, बैनर पर प्रतिबंध लगा सकती है। और 2 कह रही है कि यदि उस प्रतिबंध पर उस व्यक्ति द्वारा, जो उम्मीदवार है या उसके एजेंट द्वारा उल्लंघन करते हैं तो राज्य निर्वाचन आयोग उस पर जुर्माना आरोपित कर सकता है। कितना? 5,000 रुपए। उपधारा 2 के अधीन दंडित प्रत्येक व्यक्ति राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश से किसी नगरपालिका का सदस्य चुने जाने या होने के लिए ऐसी कालावधि के लिए जो ऐसे आदेश की तारीख से 6 वर्ष तक की हो सकेगी निरस्त किए जाने का भागी होगा। ऑटोमेटिकली यदि किसी पर जुर्माना लग गया 5,000 तो वो अगले 6 साल चुनाव नहीं लड़ सकेगा, 6 साल चुनाव नहीं लड़ सकेगा। यानी वो चुनाव तो वो लड़ ही नहीं सकेगा और इसके अगले वाला भी नहीं लड़ सकेगा, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और कब से नहीं लड़ सकेगा? जिस दिन जुर्माने का आदेश हो जाएगा उस आदेश से 6 साल तक नहीं लड़ सकेगा। दोनों चीजें देख लो। धारा 23 में पहली बात कह रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से लेकर के निर्वाचन संपन्न होने तक किसी भी समय आदेश द्वारा शर्तों के अधीन रहते हुए किसी भी उम्मीदवार और उसके प्राधिकृत एजेंट के द्वारा जो ध्वनि विस्तारक यान है, कटआउट है, होर्डिंग, बैनर है, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है। उपधारा 2 कह रही है कि यदि प्रतिबंध
का उल्लंघन करता है तो उस पर 5,000 रुपये लगेंगे और धारा 3 करेगी। यदि धारा 2 के अधीन उसको 5,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया तो वो ऑटोमेटिकली अगले 6 साल तक उस आदेश से, जिस आदेश से वो आदेश जारी होता है, उस दिनांक से 6 साल तक वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकेगा। परंतु यदि राज्य निर्वाचन आयोग चाहे तो किसी भी पश्चातवर्ती आदेश के द्वारा लेखबद्ध कारणों से इस धारा के अधीन किसी भी निर्यातक को हटा सकेगा या ऐसे किसी भी निर्यातक की कालावधि को कम कर सकेगा। कौन सी? ये वाली 6 वर्ष वाली। एक बार तो 6 वर्ष के लिए हो गया, बाद में राज्य निर्वाचन आयोग को यह समाधान हो जाए कि भाई इसका जो है कम किए जाने योग्य है, तो वो 6 साल वाला पूरा हटा सकती है, 6 साल वाले को कम कर सकती है। कोई भी न्यायालय उपधारा 2 में निर्दिष्ट किसी भी अपराध का संज्ञान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किए गए परिवाद की सिवाय नहीं करेगा। जो कोर्ट है वो ऑटोमेटिकली अपने हस्तक्षेप जो है वो जुर्माना नहीं लगाएगा। जो राज्य निर्वाचन आयोग का प्राधिकृत अधिकारी है वो जो है उसके ऊपर जुर्माना लगाएगा। कोर्ट खुद के अनुसार कुछ भी नहीं करेगा। मित्रों, एक बहुत बेहतरीन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं। हमारे एप्लीकेशन पे जाइए, वहां पर पहला टेस्ट हो चुका है 24 नवंबर को और ये टेस्ट आप सबके लिए फ्री कर दिया गया है। आप जाकर के यहाँ पर कंटेंट देखिएगा, बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज है। 20 टेस्ट हम इसमें कुल आपको देंगे, जिसमें 10 टेस्ट शेड्यूल वाइज होंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। मात्र नॉमिनल से फीस है 349 रुपये है और ये होली से पहले 6 मार्च से पहले कंप्लीट हो जाएगा। और इसके लिए आपको इस तरह से शेड्यूल यहाँ पर मिल जाएगा कि कहाँ से सिलेबस में से सवाल आएंगे। तो ये जो शेड्यूल है इस तरह से बना दिया गया है, इसमें आपके सारे भाग रखे गए हैं, हर एक टेस्ट में सारे भाग रखे गए हैं और एज इट इज एग्जाम के पैटर्न पर हम लोग आपके लिए टेस्ट सीरीज बना करके लेके आए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पर भी मिलेंगे। यूट्यूब पर आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है EORO पार्ट बी के नाम से। इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से वीडियो खुल जाएंगे। पहली क्लास से लेकर के सब क्लास सीक्वेंस वाइज वहाँ जो अरेंजमेंट है उनका किया गया है। आप जाकर के सारी क्लासेस देख लीजिएगा और यहाँ पर देखने के बाद मैं कह रहा हूँ फिर से बुक पढ़िए, पहले बुक को पढ़िए, फिर वीडियो देखिए, फिर बुक से पढ़िए, ताकि आपको मैक्सिमम फायदा इसको है जो मिल सके। अगला है धारा 24, सदस्यों के लिए साधारण निर्अर्हताएं। इंपॉर्टेंट लगा लो इसको। साधारण डिस्क्वालिफिकेशंस कौन कौन सी होगी वो इसमें लिखी हुई है कि ये जो चीज़ है ये साधारण डिस्क्वालिफिकेशंस होगी मेंबर के लिए। कोई व्यक्ति जनरल डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर्स, कोई व्यक्ति अन्यथा अहरित होते हुए भी नगरपालिका का सदस्य चुने जाने के लिए या होने के लिए निर्धारित होगा यदि 1 नंबर यदि वह किसी सक्षम न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता से या अंतर्वलित किसी अपराध के लिए या किसी भी अन्य अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया हो और 6 मास या अधिक से कारावास से दंडित किया गया हो। पहली कंडीशन, इसको इतना ही समझना है कि यदि किसी को 6 माह की कारावास की सजा सुना दी हो, 6 माह की जेल की सजा सुना दी गई हो या सजा हो गई हो, तो वो व्यक्ति नगरपालिका का किसी भी निकाय का सदस्य नहीं बन सकता। अब इसमें आगे और स्पष्टीकरण है वो आगे देखेंगे। पहले इतना समझना है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी भी अंतर्वलित नैतिक रूप से कोई भी अपराध किया हो और उसके लिए उसको सिद्ध दोष यानी उसको आरोपी बना दिया गया और उसको 6 महीने की सजा सुना दी हो, कम से कम 6 महीने की सजा सुना दी हो, तो वो व्यक्ति नगरपालिका का सदस्य नहीं बन सकता। यदि वह इस अधिनियम की धारा 245 कह रही है कि सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण, इसी अधिनियम की धारा 245 ये कह रही है कि कोई भी सार्वजनिक भूमि है या सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण है वो करता है या बाधा पहुंचाता है, तो उस स्थिति में सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण या बाधा पहुंचाता है उस अधिनियम यदि वह इस अधिनियम की धारा 245 जो कह रही है सार्वजनिक भूमि पर कोई अतिक्रमण या बाधा इसके अधीन किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया जाता हो, यानी उसके ऊपर दोष जो है वो सिद्ध हो गई हो, तो भी वो चुनाव नहीं लड़ सकता। या यदि वह ऐसे सक्षम न्यायालय के जिसने अपराध का संज्ञान किया हो और उसके विरुद्ध 5 वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए आरोप विरचित कर दिए गए हो, विचाराधीन हो। इसको ऐसे समझिए कि उसने ऐसा अपराध किया हो जिसमें सजा का प्रावधान 5 साल से ज्यादा है, भला ही उसको सजा सुनाई नहीं गई हो, लेकिन जिसके जो मामला चल रहा है उसके खिलाफ उसमें सजा का प्रावधान 5 साल से ज्यादा का है, तो वो व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। यदि वह खाद्य अपमिश्रण मतलब मिलावट, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 के अधीन किसी अपराध के लिए उसके ऊपर भी कोई दोष सिद्ध हो गया हो, तो वो व्यक्ति भी नगरपालिका का चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसमें से इस धारा में से सवाल आने की पूरी संभावना है और सवाल ऐसे भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा 24 के तहत सदस्यों के लिए साधारण योग्यता में शामिल नहीं है। 1, 2, 3, 4 इनमें दे देंगे और फिर वहां पर आपको कूट वाला सवाल दे सकते हैं।
जिसके विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी, ये अब चेंज हो गया, बीएनएसएस हो गया, लेकिन अभी आपको यही याद रखना है। सीआरपीसी की धारा 110 के अधीन संस्थित कार्रवाइयों में से उस संहिता की धारा 117 के अधीन कोई आदेश पारित कर दिया गया हो और ऐसा आदेश तत्पश्चात उल्टा नहीं गया हो तो वो व्यक्ति भी जो है नगर पालिका की किसी भी निकाय का चुनाव नहीं लड़ सकता। यदि वह केंद्रीय या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या खंड 11 के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकारी की सेवा के अवचार के कारण पदच्युत कर दिया गया हो तो वह व्यक्ति भी नहीं लड़ सकता। यदि किसी कोई भी सरकारी कर्मचारी है उसको डिसमिसल फ्रॉम सर्विस और रिमूवल फ्रॉम सर्विस की सजा मिली है तो वो व्यक्ति भी चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं है। यदि वह ऐसा वृत्ति व्यवसायी रह चुका हो जिसे किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा इस रूप में व्यवसाय करने के विवर्जित कर दिया, यदि किसी को किसी बिजनेस से डिबार कर दिया गया हो, सर्टिफाइड हो, तो वो व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ सकता। यदि वह नगरपालिका की प्रधान शक्ति या व्यवस्था के अंतर्गत कोई लाभ का पद धारण करता हो तो भी, यदि कोई लाभ के पद पर आसीन हो तो वह व्यक्ति भी नगरीय निकायों का चुनाव नहीं लड़ सकता। यदि वह व्यक्ति धारा 35 और धारा 41 के अधीन निर्णयता हो, इसमें भी डिस्क्वालिफिकेशंस दे रखी है, वो उसमें भी यदि किसी तरह का निर्णयता इसमें शामिल हो तो वो व्यक्ति भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ सकता। यदि राजस्थान विधानसभा के निर्वाचन के लिए प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवर्त किसी भी विधि के द्वारा अधीन इस प्रकार निर्णय हो, यानी कि जो व्यक्ति विधायक नहीं बन सकता वो ये भी चुनाव नहीं लड़ सकता, एक शर्त को छोड़कर, वो शर्त है आयु सीमा से संबंधित। विधायक बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। और यहाँ आयु कितनी है नगरीय निकायों में? 21 वर्ष। तो इस शर्त को छोड़ दो, बाकी किसी भी शर्त पर यदि कोई व्यक्ति विधायक नहीं बन सकता तो वो नगरीय निकायों का चुनाव भी नहीं लड़ सकता। परंतु यही बात आगे लिखी, मैंने आपको पहले समझा दी। परंतु कोई व्यक्ति जिसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है वह इस खंड के अधीन इस आधार पर निर्धारित नहीं होगा कि उसने 25 वर्ष से कम आयु का, मतलब कहा ना कि भाई 25 वर्ष से कम आयु है तो विधायक नहीं बन सकता, लेकिन 21 वर्ष का नगरीय निकाय का चुनाव तो लड़ सकता है, तो ये वाली कंडीशन वहां पर लागू नहीं होगी। इसके अलावा किसी भी आधार पर यदि किसी व्यक्ति को विधायक बनने की निर्योग्यता योग्यता है तो वो व्यक्ति नगर निगम का, नगर पालिका का, नगर परिषद का चुनाव नहीं लड़ सकता। अगला, यदि वह केंद्रीय या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन कोई वैतनिक या अंशकालिक नियुक्ति धारण कर रहा हो, गवर्नमेंट का जो कोई कर्मचारी है वो भी चुनाव नहीं लड़ सकता। वो वहां से सेवानिवृत्ति के बाद लड़ सकता या पद त्याग करने के बाद लड़ सकता, पद पर रहते हुए नहीं लड़ सकता। यदि वह किसी विश्वविद्यालय या किसी निगम, निकाय, उद्यम या सहकारी सोसाइटी जो राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या पूर्णतः या अंशतः वित्त पोषित हो, इसके अधीन कोई वेतनिक या अंशकालिक नियुक्ति धारण करता हो, उसको वहां से पेमेंट मिल रहा हो तो वह व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ सकता। यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया हो, यानी कि न्यायालय द्वारा, सक्षम न्यायालय द्वारा उसको दिवालिया घोषित कर दिया हो तो वह व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ सकता। यदि उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत न्याय निर्णित कर दिया गया हो, न्यायालय ने भी उसको विकृत घोषित कर दिया हो तो भी वह नहीं लड़ सकता। यदि वह इसके पश्चात यथा उपबंधित को छोड़कर ऐसे नगरपालिका के आदेश से किए गए किसी कार्य में की गई आपूर्ति में किसी नगरपालिका के साथ या उसके अधीन या उसके द्वारा उसकी ओर से किसी भी संविदा या नियोजन में स्वयं का या उसके परिवार के किसी सदस्य या उसके भागीदार, नियोजक या कर्मचारी, इसको ऐसे समझो, कोई भी नगरीय निकाय है जिसे इस एक्ट में नगरपालिका कहा गया है, उस नगरपालिका का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कोई भी संविदा हुआ, उस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कोई भी व्यक्ति और उसके परिवार का सदस्य जो डायरेक्टली शामिल है वो जो चुनाव नहीं लड़ सकता। यदि वह नगरपालिका के उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरते समय ऐसे नगरपालिका की ओर से वैतनिक विधि व्यवसायी हो, यानी नगरपालिका का ही वकील हो, जिसको नगरपालिका पेमेंट कर रही हो, नगरपालिका के लिए ही वैतनिक विधि व्यवसायी हो, यानी कि उसकी ओर से वकील हो, या न्यायालय में ऐसे नगरपालिका के विरुद्ध वकील के रूप में पैरवी कर रहा हो, या तो नगरपालिका का वकील हो या उसके सामने वाला वकील हो जो नगरपालिका के मुकदमे के खिलाफ लड़ रहा हो, दोनों तरह के वकील साहब निर्वाचन के लिए योग्य नहीं होंगे। यदि उसके 2 से अधिक संतानें हो, कब से? 27 नवंबर 1995 के बाद। 27 नवंबर 1995 के बाद यदि उसकी 2 से अधिक संतानें हैं तो भी वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। यदि उसके विरुद्ध 2 से अधिक वर्षों से कोई भी नगरपालिका शोध्य की बकाया हो, यानी कि जो कि उसके ऊपर जो है कोई भी ड्यूज हो, नगरपालिका का कोई भी ड्यूज हो और वो कम से कम 2 वर्षों से बकाया पड़ा हो और इस अधिनियम के लिए वसूली की उसके विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ कर दी हो, वसूली की कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी हो, तो वो व्यक्ति भी जो है चुनाव नहीं लड़ सकता। यदि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसी किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया हो जिसने नगरपालिका की संपत्ति या निधि का दुर्विनियोग या गबन अंतर्वलित हो, यानी कि उसने कोई गबन किया है या नगरपालिका की संपत्ति को ठेस पहुंचाया है इंटेंशनली और ये सर्टिफाइड हो गए, ये मतलब उसके ऊपर जो है आरोप सिद्ध हो गए, तो वो व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ सकता। परंतु कुछ एक बातें लिखिए।
खंड 1 में वर्णित निरर्थक, खंड 1 कौन सा? 6 माह वाला। यदि किसी व्यक्ति को 6 माह की कारावास की सजा सुना दी है, वो वाला है ना। वर्णित निरर्थक निर्हरित व्यक्ति को कारावास से मुक्त होने की तारीख से 6 वर्ष की समाप्ति के पश्चात प्रवृत्त नहीं रहेगी। ठीक है, 6 माह की कारावास की सजा सुना दी, सजा काट ली और उसके बाद बाहर आ गया। जिस दिन जब बाहर आया उस दिन से 6 साल तक वो निर्योग्य रहेगा और 6 साल बाद जो है वो चुनाव लड़ने के लिए योग्य हो जाएगा। खंड 5 में वर्णित निरर्थक उस कालावधि की समाप्ति के पश्चात जिसके लिए उस व्यक्ति को प्रतिपूर्ति देने का आदेश दिया गया। खंड 5 में जो चीजें दे रखी है उसकी यदि सिक्योरिटी उसने भर दी है, जमा कर दी, तो वो व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। खंड न इसी में जो है ना खंड 5 कौन कौन से, ये वाले खंड 5 जो दे रखे ना आगे, ये 5वां खंड, ये दंड प्रक्रिया संहिता 110 और 117 सीआरपीसी की सिक्योरिटी उसने जमा करवा दी, तो ये वाला है ना। खंड 9 में वर्णित निरर्थक यदि वह राज्य निर्वाचन आयोग के किसी आदेश द्वारा पहले ही नहीं हटा ली गई हो, इस कालावधि की समाप्ति के पश्चात जिसके लिए वह व्यक्ति इस प्रकार निरर्थित कर दिया गया प्रवर्त नहीं रहेगी। खंड 9 कौन सा? तो मित्रों ये वाला खंड 9, यदि वह धारा 35 या 41 के अधीन निरर्थित नहीं हो और यदि ऐसे निरर्थित राज्य सरकार हटा लेती है तो भी वह व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। खंड 9 में वर्णित वाला हमने पढ़ लिया। अगला, किसी व्यक्ति की बाबत इस कारण से खंड 15 के अधीन निरर्थित उपगत नहीं हुई समझी जाएगी। खंड 15 कौन सा? वो करार कॉन्ट्रैक्ट वाला है ना, कि किसी भी व्यक्ति का जो कॉन्ट्रैक्ट है नगर पालिका के साथ है तो वो नहीं लड़ सकता। उस कंडीशन में यदि किसी भी संयुक्त स्टॉक कंपनी है कोई भी और उसका नगर पालिका के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है और जिसे नगर पालिका द्वारा या नगर पालिका की ओर से नियोजित किया गया है, उसमें यदि कोई प्रबंध निर्देशक है वो या कोई एजेंट इनसे अलावा भिन्न किसी भी रूप में कोई व्यक्ति हिस्सा यही रखता है तो वो चुनाव लड़ सकता है। यदि कोई जॉइंट वेंचर जॉइंट स्टॉक कंपनी है, उसका जो एमडी है वो या एमडी का एजेंट है, वो जो है चुनाव नहीं लड़ सकते, बाकी व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं जिनका नगर पालिका के साथ करार है। किसी भी स्थावर संपत्ति के किसी भी पट्टे विक्रय या क्रय या उसके लिए किसी करार के अधीन कोई हिस्सा या हित रखता हो, तो ये तो सभी लोग रखते हैं तो वो चुनाव लड़ सकते हैं। किन्हीं भी ऐसे समाचार पत्रों में कोई हिस्सा या हित रखता है जिनमें नगरपालिका के कार्यकलापों से संबंधित कोई विज्ञापन सम्मिलित किया गया हो, यानी कि समाचार पत्र का मालिक है तो समाचार पत्र का विज्ञापन तो नगरपालिका के उसी में आते हैं, तो इसको उसमें शामिल नहीं किया, उसको बाहर रखा कि वो समाचार पत्र का मालिक है, वो चुनाव लड़ सकता है। नगरपालिका द्वारा या उसकी ओर से लिए गए उधार में कोई डिबेंचर धारण करता है या अन्यथा हितबद्ध है तो वो व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। किसी ऐसी वस्तु के जिसका वह नियमित रूप से व्यापार करता है, रेगुलरली उसका व्यापार करता है और नगरपालिका को कभी कभार यदा कदा किए जाने वाले इतने से अधिक मूल्य के विक्रय में जो नगरपालिका राज्य सरकार की मंजूरी से इस निमित्त नियत करे कोई हिस्सा या हित रखता है तो वो व्यक्ति जो है चुनाव लड़ सकता है। जो अपना रेगुलर व्यापार कर रहा है, कभी कभार नगरपालिका को प्रोवाइड कर रहा है और एक फिक्स अमाउंट है जो राज्य सरकार द्वारा तय कर दी जाती है, उससे अधिक है तो वो व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। किसी भी शासकीय वर्ष में 2000 से अधिक की रकम या 5000 रुपये से अधिक ऐसी उच्चतम रकम जो राज्य सरकार की मंजूरी से नगरपालिका द्वारा इस निमित्त नियत की जाए, किसी भी वस्तु को यदा कदा नगरपालिका को भाड़े पर देने या नगरपालिका से भाड़े पर लेने के हिस्सा यही रखता हो तो वो व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है। जो 2000 रुपये से 5000 रुपये का भाड़ा या तो देता हो या भाड़ा नगरपालिका से लेता हो तो वो व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है। उसको ये नहीं समझा जाएगा कि वो नगरपालिका के साथ कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है। कोई व्यक्ति जिसकी 2 से अधिक संतानें हैं, खंड 17 के अधीन तब तक निर्धारित नहीं होगा जब तक कि 27 नवंबर, यह डेट मैंने पहले आपको बता दी थी, को रही हो उसकी संतानों की संख्या में वृद्धि नहीं होती है। यानी 27 नवंबर 1995 के बाद उसकी 2 से अधिक संतानें नहीं होगी। पहले वाली जितनी भी संतानें हैं उनको एक यूनिट माना जाएगा। और ये संतानों से संबंधित क्लैरिफिकेशन है, ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। तो वो धारा 24 हो गई थी जिसमें सदस्यों के लिए सामान्य डिस्क्वालिफिकेशन थे और कुछ कुछ बिंदुओं में छूट थी, वो भी हमने पढ़ा। धारा 25 है मतदान का अधिकार, राइट टू वोट, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसको भी हम पढ़ लेते हैं। इसके उपधाराओं के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक व्यक्ति को जो तत्समय किसी वार्ड की निर्वाचक नामावली में राष्ट्रीयकृत है, यानी कि जिसका वोटर लिस्ट में नाम है, उस वार्ड में मत देने का हकदार होगा। कोई व्यक्ति ए जिसका जेड वार्ड में वोटर लिस्ट में नाम है तो वो जेड वार्ड में मतदान कर सकता है, किसी दूसरे वार्ड में जाकर के मतदान नहीं करेगा। ये बात ये लिखी है। कोई भी व्यक्ति निर्वाचन में किसी भी वार्ड में मत नहीं देगा यदि वह धारा 14 में निर्दिष्ट निर्यातों में से किसी के अधीन हो। धारा 14 हमने पढ़ी, यदि धारा 14 के अधीन यदि कोई व्यक्ति निर्योग्यता रखता है तो फिर वो मतदान किसी भी वार्ड में नहीं कर सकता, उसको मतदान का अधिकार नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन में एक से अधिक वार्डों में मत नहीं देगा, एक ही वार्ड में मत देगा, है ना, एक वार्ड में ही मत दे सकता है, वो एक से अधिक वार्डों में मत नहीं दे सकता।
और यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक वार्डों में मत देता है तो उसके समस्त वार्डों के उसके मत जो है वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, है ना। ऐसा लड़कियों के मामले में होता है, लड़कियां शादी करके एक वार्ड से दूसरे वार्ड में यदि निवासित चल जाती है तो उसका पिछले वाले वार्ड में भी नाम चलता रहता है। यदि उसका नाम दोनों वार्ड से दोनों जगह से उसे मतदान किया तो दोनों जगह से उसके मतदान रिजेक्ट होंगे, मत रिजेक्ट होंगे, वो एक जगह से मत दे सकती है। कोई भी व्यक्ति एक ही वार्ड में एक से अधिक बार बात के होते हुए भी मत नहीं दे सकेगा। अब एक ही वार्ड में तो देना की बात समझ में आ गई, पर एक वार्ड में भी तो वो 2 बार नहीं दे सकता, एक वार्ड में भी 1 बार ही दे सकता है मत। कोई भी व्यक्ति एक ही वार्ड में एक से अधिक बार इस बात के होते हुए भी मत नहीं देगा कि उसका नाम उसकी निर्वाचक नामावली में 2 बार है। ये भी नहीं दे सकता कि भाई मेरा वोटर लिस्ट में नाम भी 2 बार है, मैं 2 बार मत दे सकता हूँ, नहीं, मतदान आप एक बार के चुनाव के लिए 1 बार ही कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी भी निर्वाचन में मत नहीं देगा यदि वह दंडादेश के अधीन या अन्यथा किसी कारागार में परिरुद्ध या पुलिस की विधिपूर्ण अपेक्षा में, पुलिस की कस्टडी में है या जेल में है तो मतदान नहीं कर सकता। लेकिन यदि वो निवारक निरोध के है, वो उसको जो है इसमें रखा गया है, निवारक निरोध के अधीन किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होगी। यदि किसी को नजरबंद रखा गया तो वो व्यक्ति वोट दे सकता है। तो मित्रों, ये थी हमारी धारा 21 से 25 तक। अगले एपिसोड में हम पढ़ेंगे धारा 26 से 30 तक। इस वीडियो को मैं प्लेलिस्ट में ऐड करवा दूंगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहां पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी और इस PDF को जाकर के रिवाइज कीजिएगा। पहले किताब पढ़िए, फिर वीडियो देखिए, फिर किताबों से रिवाइज कीजिएगा, ताकि एक्ट जो है आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। मित्रों, आपके लिए हम बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज लेकर आए, आप उसमें भी जाकर के फायदा ले सकते हैं। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो की अगले पैकेट में, तब तक के लिए आप इस मित्र को दीजिए इजाज़त। आप सबकी परीक्षा की मंगल कामनाओं के साथ। थैंक यू।